नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीआरबी के बारे में। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब ये होता क्या है? ये एक एजेंसी है दोस्तों, जो कि 1953 के अंदर शुरू की गई थी। इसका जो मेन काम है ना दोस्तों, ये हर साल डेटा रिलीज करती है इंडिया के अंदर पूरे हुए क्राइम के ऊपर। इससे क्या होता है ना कि जितने भी पब्लिक हैं, मेरे और आपके जैसे, उनको ये रफ स्केच मिल जाता है, या रफ बोले तो पूरे डिटेल्ड स्केच मिल जाती है कि हाँ, इंडिया के अंदर कितने क्राइम्स हुए हैं और किस किस एरिया में हुई है। तो इससे क्या है ना कि एक तो हम लोगों को पता चल जाता है, और ऊपर से जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या फिर जो भी अधिकारी हैं बड़े बड़े, उनको एक स्केच मिल जाता है जिसके द्वारा वो अपने स्टेट को या फिर डिस्ट्रिक्ट को संभाल सकते हैं। क्योंकि उनको जब पता चल जाएगी कि मेरे इस इलाके में इतने ज्यादा क्राइम्स हो रहे हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी उस इलाके में दे सकेंगे। तो इससे क्या है ना कि रूल करने में या फिर एक तरह से बोलिए कि देश को संभालने में, अपने स्टेट को संभालने में आसानी होती है। तो ये एक अच्छी बात है। तो 2020 का जो रिपोर्ट है ना, जो कि डेटा रिलीज की गई है सरकार के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले, उस डेटा को आज हम लोग एनालाइज करेंगे पूरी तरह से और जानेंगे कि इंडिया के अंदर 2020 में कितने क्राइम्स कहां पे हुए और इंडिया किस लेवल पे आती है इंटरनेशनल लेवल पे क्राइम के मामले में। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज कि इंडिया के अंदर जो टोटल रजिस्टर्ड केसेस हैं उसकी संख्या है 66,01,285, और उसमें से करीब करीब 60 या 62% केसेस जो है ना वो आईपीसी के तहत आती हैं, जो कि है 42,54,325। अब ये आईपीसी क्या होती है दोस्तों? आईपीसी के बारे में अगर हम लोग जाने तो उसका जो फुल फॉर्म है ना वो है इंडियन पिनल कोड। ये एक कैटेगरी होती है दोस्तों केसेस की, जिसके अंदर मर्डर से रिलेटेड, रेप से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड और डकैती से रिलेटेड इन सारे केसेस को एक कैटेगरी के रूप में आईपीसी के अंदर रखा जाता है। तो दुख की बात यह है दोस्तों कि इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें 60-65% जो केसेस है वो आईपीसी के तहत ही आई है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है कि ये जितने भी केसेस है ना, जो मैंने आपको एक डेटा बताई 66,01,285, ये सारे केसेस रजिस्टर्ड केसेस हैं। लेकिन आपको शायद पता होगा कि इंडिया के अंदर अनरजिस्टर्ड केसेस भी बहुत से आते हैं, लेकिन उसका डेटा रिलीज कौन करेगा? जो केस रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ उसका डेटा कैसे रिलीज होगा? लेकिन अनरजिस्टर्ड केस होता क्या है, मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। क्या होता है ना दोस्तों कि अगर आपके गांव के अंदर या फिर आपके शहर के अंदर कोई एक पावरफुल इंसान है, पावर मतलब क्या है? यानी कि उसके पास ज्यादा पैसे हैं, ज्यादा जुगाड़ है, तो वो पावरफुल है। तो अगर उसने किसी गरीब इंसान के खिलाफ, मान लेते हैं चलिए कि आप गरीब इंसान हैं, मैं गरीब इंसान हूं, मेरे खिलाफ उसने कोई क्राइम कर दिया, और मैंने क्या किया कि थाने में जाकर उसका शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन जो शिकायत है ना दोस्तों वो पुलिस के द्वारा लिया नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि जिसके खिलाफ वो शिकायत करनी है वो एक पावरफुल इंसान है, और उसकी जो पावर है ना उससे पुलिस स्टेशन भी घिरा हुआ है, जिसके द्वारा जो उसमें दरोगा जी बैठे हुए हैं वो केस नहीं ले रहा है। तो उसको बोलते हैं हम लोग अनरजिस्टर्ड केस। अब इससे हुआ क्या? एक तो चीज ये हुई कि मेरे ऊपर क्राइम हुआ, हमने कोशिश की उसके खिलाफ शिकायत करने की, लेकिन केस लिया नहीं गया क्योंकि वो एक पावरफुल इंसान है जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या हुआ कि रजिस्टर्ड केसेस की जो संख्या है ना उसमें कमी आ गई। यानी कि ये केसेस कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुए, तो पता कैसे चलेगी सरकार को कि हाँ कहाँ पे कौन से क्राइम हुए हैं? तो ये एक बहुत ही बुरी चीज है, जो कि बिहार और यूपी में तो खासकर देखा ही जाता है। एक चीज होता है ना कि चचा हमारे विधायक हैं, तुम कैसे मेरे ऊपर केस कर सकते हो, है ना? तो ये चीज बिहार और यूपी में बहुत ज्यादा होती है। अब क्योंकि मैं खुद बिहार से हूं, तो इस चीज के बारे में मैंने करीब से देखा है और समझा भी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं रजिस्टर्ड केसेस के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया कि 66 लाख के करीब हैं। तो ये जो केसेस हैं दोस्तों, ये 2019 के मुकाबले 2020 में 28% से बढ़ गई है। यानी कि जो क्राइम रेट है इंडिया के अंदर 28% से बढ़ गई है। तो ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब ये जो दोस्तों 28% केसेस बढ़ी हैं 2019 के मुकाबले 2020 के अंदर, इसका जो पूरा क्रेडिट है मैं कोरोना बाबा को देना चाहता हूँ। क्योंकि ये जो है ना भाई, इन्होंने ही पूरा ये कांड किया है। कैसे? तो भाई मैंने डायरेक्ट कोरोना बाबा को कैसे ब्लेम कर दिया इन सारे 28% बढ़ते हुए केसेस को? तो मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों क्या था ना कि 2020 में स्टार्टिंग से ही
लॉकडाउन लग गया था, यानी कि 2020 के मार्च से स्टार्टिंग से कोरोना जी आए थे, तो उसके अनुसार लॉकडाउन लग गया था और पूरा 2020 यानी कि पूरा साल लॉकडाउन में रहा था। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि जब पूरा इंसान लॉकडाउन के अंदर घर में बंद है, क्राइम रेट कैसे बढ़ गया? क्राइम रेट बढ़ने के लिए इंसान को बाहर निकलना पड़ेगा, है ना। अब घर में सारे तो क्राइम करेंगे नहीं ना, हर टाइप के क्राइम होते हैं। घर के अंदर भी बैठ के क्राइम्स हुए हैं, उसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूँ आपको कि वो किस टाइप के क्राइम्स थे। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि जो बाहर निकलने पे क्राइम्स होती हैं, तो बाहर तो कोई निकला ही नहीं ना, तो फिर क्राइम कैसे बढ़ गया? तो दोस्तों इसकी जो सबसे बड़ी डिटेल ये है, 2020 में ज्यादातर जो केसेस आए हैं ना वो डिसओबीडियंस के हैं, मतलब कि आज्ञा का उल्लंघन करने का। अब आज्ञा का उल्लंघन मतलब क्या? क्योंकि दोस्तों पूरी कंट्री में कर्फ्यू लगी हुई थी और लोग जो हैं वो उतावले हो रहे थे बाहर निकलने के लिए, तो बहुत सारे लोग बाहर निकल जाते थे। लेकिन होती थी क्या कि पुलिस जो है ना वो उसे पकड़ के अंदर डाल देती थी और उसके अंदर केस हो जाती थी, तो वो एक रजिस्टर्ड केसेस में एंट्री हो गई उसकी। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ दोस्तों कि वो जो इंसान है जिसके ऊपर केस रजिस्टर्ड किया गया है वो एक क्रिमिनल है, क्योंकि उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम तो किया नहीं है, लेकिन तब भी उसके खिलाफ केस रजिस्टर्ड हो गया। तो वो जो रजिस्टर्ड केस है ना दोस्तों, वो इंडिया के ऑल ओवर रजिस्टर्ड केसेस में जुड़ जाता है, तो जिसके वजह से इंडिया में क्राइम रेट 28% से बढ़ गई है। तो दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं डिक्रीज्ड केस के बारे में, यानी कि वैसे केसेस जो इस साल कम हुए हैं। तो उसमें सबसे ऊपर आता है मर्डर केस। अब आपको जान के थोड़ी सी खुशी हुई कि हाँ चलो यार मर्डर केस तो कम हुआ। मर्डर केस में दोस्तों ज्यादा का डिफरेंस नहीं देखा गया है, मात्र 1% का डिफरेंस देखा गया है। किडनैपिंग के मामले में दोस्तों ज्यादा ही डिफरेंस देखने को मिली है 2019 के मुकाबले, क्योंकि 2020 में 19% से कम हो गई है केसेस किडनैपिंग की। अब इसका श्रेय भी जाता है कोरोना जी को, क्योंकि सारे लोग घर के अंदर थे, तो किडनैपिंग कौन किसका करेगा, है ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया के अंदर जो औरतों के खिलाफ जो क्राइम है ना वो 8.3% से कम हो गया है। तो ये एक और भी अच्छी चीज है दोस्तों, इसके लिए आदमी को खुश होना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि चलो इंडिया के अंदर इतने सारे औरतों के खिलाफ क्राइम्स होते थे, अभी क्या है कि वो कम होने लगा है। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं ऐसे केसेस के बारे में जो कि बढ़े हैं, 2019 के मुकाबले 2020 में बढ़ गए हैं। तो एससी और एसटी के खिलाफ जो क्राइम्स होती है ना उसमें वृद्धि देखी गई है 2019 के मुकाबले 2020 के अंदर, वो है करीब 9.4% की। यानी कि इंडिया के अंदर एससी और एसटी के क्राइम्स बढ़ते ही जा रहा है। अब उसका क्या किया जाए पता नहीं। और उसके बाद आती है दोस्तों ये साइबर क्राइम। साइबर क्राइम का जो रिपोर्ट है ना वो 11.4% से बढ़ गया है 2019 के मुकाबले 2020 के अंदर। अब इसका भी जो सारा श्रेय है ना वो जाता है हमारे कोरोना बाबा के ऊपर। क्यों? क्योंकि पूरा जो इंडिया था वो लॉकडाउन के अंदर अपने घर में बंद था और उनका जो फोन था या फिर लैपटॉप था ना वो उनके साथ उनके रूप में बंद था। अब हमारे इंडिया में टैलेंटेड लोगों की कमी है नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने दिमाग का यूज करके चोरी कर सकते हैं साइबर क्राइम। तो पूरे लॉकडाउन के अंदर बैठ के उनके पास करने के लिए कुछ था नहीं, तो अपने लैपटॉप से या फोन से किसी के अकाउंट को हैक कर लेते थे या फिर किसी के अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। तो ये सारी चीजें लॉकडाउन के अंदर ज्यादा हुई, जिसके वजह से क्राइम रेट जो है ना साइबर क्राइम रेट वो 11.4% से इंक्रीज कर गई, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। दोस्तों मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज है इंडिया के अंदर उसके अंदर भी क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ी है, यानी कि 7.6% से बढ़ गई है 2019 के मुकाबले 2020 के अंदर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसके अंदर क्राइम्स अपने चरम पे हैं, यानी कि सबसे ज्यादा हुई हैं। अब इसमें कोई प्राउड होने वाली बात है नहीं दोस्तों, लेकिन फिर भी बतानी तो पड़ेगी ना। तो सबसे पहली स्टेट जो है ना उसका नाम है तमिलनाडु। अब उसके अंदर केसेस कितने हैं वो भी जान लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों मैंने इसे लिख के लाया है क्योंकि इतने सारे डिटेल्स याद होते नहीं है यार, क्या करें। तो दोस्तों तमिलनाडु के अंदर जो है ना वो करीब 13,77,631 केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं इस साल, यानी कि इंडिया में सबसे ज्यादा स्टेट के मामले में। उसके बाद बारी आती है दोस्तों गुजरात की, जिसके अंदर केसेस की जो संख्या है ना वो है 6,99,000, यानी कि करीब 7 लाख। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यूपी की, हमारे महारथी योगी आदित्यनाथ जी का शहर स्टेट। यूपी में जो है करीब 7 लाख केसेस आई हैं रजिस्टर्ड। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं केरला की, जिसके अंदर करीब
6 लाख यानी कि 5,54,000। उसके बाद आता है महाराष्ट्र जिसके अंदर 5,39,000। यानी कि ये जो केसेस है ना दोस्तों, ये बताती हैं कि हाँ इंडिया के अंदर ये जो स्टेट्स हैं ये क्राइम के मामले में कितनी ऊपर है। तो दोस्तों ये तो हो गई इंडिया की बात, इंडिया के स्टेट्स की बात। अब हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल लेवल इंडिया की बात, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया किस पोजीशन पे आता है क्राइम रेट के मामले में। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इतने सारे कंट्रीज हैं तो ये भी क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आता ही होगा, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया के अंदर इतने सारे कंट्रीज हैं और इंडिया जो आता है वो 71 प्लेस पे आता है, यानी कि 71वें स्थान पे आता है पूरे वर्ल्ड में क्राइम करने के मामले में। यानी कि आप समझ लीजिए कि ये कोई बहुत बुरी भी नहीं है और बहुत अच्छी भी नहीं है। तो दोस्तों आपको इसके बाद एक और क्यूरियोसिटी मन में होता होगा कि अगर इंडिया 71 पे है, 71st पे है सॉरी, तो जो वर्ल्ड का जो नंबर 1 है जो कि क्राइम के मामले में किंग है, उस कंट्री का नाम क्या है? तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला, जिसके अंदर एक साल में करीब 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर 84 क्रिमिनल्स पैदा होते हैं। यानी कि 84 के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं केस। तो आप समझ सकते हैं वहां के लोग किस तरह से रहते होंगे, किस खौफ में रहते होंगे। जबकि इंडिया 71st रैंक पे है, तब इतना झेलना पड़ता है इंडिया को और इंडिया में रहने वाले लोगों को। तो वो तो भाई नंबर 1 पे ही है, तो उसके बारे में क्या ही बोलना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि इंडिया के अंदर बहुत ही क्रिटिकल है और हर कोई इस पर बात करना चाहता नहीं है ना। तो आज मैं इसके लिए लास्ट का 2 मिनट लूंगा आपका, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी बताने के लिए। इंडिया के कुछ फैक्ट्स हैं जो कि 2020 की एनसीआरबी की रिपोर्ट में रिलीज की गई है। उसके अंदर यह है दोस्तों कि इंडिया के अंदर जो रेप केस है ना वो 28,000 के ऊपर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा है एक तरह से। लेकिन जो सबसे शर्मनाक चीज ये है कि इसमें जो स्टेट टॉप किया है ना वो है राजस्थान। राजस्थान एक अच्छी स्टेट मानी जाती है पूरे इंडिया के अंदर, और उसके अंदर ये जो केसेस है ना सबसे ज्यादा है पूरे इंडिया में। और वो केसेस कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। वो केसेस है करीब करीब 5,310, यानी कि 28,000 में से 5,310 केसेस जो है ना वो केवल राजस्थान से है रेप केस के मामले में। तो एक ऐसी राज्य जो इंडिया के सबसे बड़े राज्यों में आती है, उसके अंदर अगर ये ऐसे क्राइम्स होंगे, वो भी रेप के मामले इतने ज्यादा होंगे, और वो भी ऐसी वैसी नहीं है दोस्तों। 5 साल से कम की लड़कियों के ऊपर रेप, 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के ऊपर रेप, ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। अब इसके ऊपर सरकारें पता नहीं क्या कर रही हैं कि केसेस बढ़ती ही जा रही हैं। इसको रोकने के लिए अपना थिंकिंग सुधारना होगा हम लोगों को। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस चीज को सुधारने के लिए ना इंडिया के सरकारों को कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी जाके ये चीज सुधरने वाली है। नहीं तो इंसान सुधरने वाले हैं नहीं, क्योंकि वो अब इंसान रहे नहीं ना, हैवान बन गया। खैर अब ज्यादा स्पीच ना देते हुए मैं वीडियो को खत्म करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो जो है ना इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर आपने बहुत कुछ सीखा है और आपको अच्छा लगा वीडियो, तो नीचे लाइक का बटन है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे मेन चीज, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है ना दोस्तों, तो प्लीज नीचे कमेंट में लिख के ये जरूर बताइए कि क्या चीज आपको पसंद नहीं आई है। क्योंकि आप लोगों का जो कमेंट है ना, अगर निगेटिव करते हैं तो और अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव करते हैं तो उससे क्या है ना कि मुझे अपनी गलती को इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, जो कि मेरे लिए फायदेमंद है। तो प्लीज अगर नेगेटिव कमेंट है तो जरूर कीजिए और पॉजिटिव तो कीजिए, है ना। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।